के नियम का लिमिटेशन यानी डिमेरिट बताते हैं। कूलाम के नियम का कूलाम के नियम का दोष कह सकते हो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ, या कूलाम के नियम का इंग्लिश सीमा कह सकते हैं। सीमा मतलब एक लिमिट है, जिस लिमिट के अंदर ही ये काम कर पाता है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ मतलब कूलम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, कुछ जगह वैलिड है। तो कहाँ कहाँ वैलिड है ये एक एक करके हम लोग देखते हैं। कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है। कूलम्स लॉ जो है केवल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। मतलब ये दोनों चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए ही ये वैलिड हो पाता है कूलाम का नियम। मतलब कूलाम के नियम को हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब ये पॉइंट चार्ज, किसी अनदर चार्ज के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। अनदर चार्ज जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो, या किसी दूसरे तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस तरीके का ये कूलाम का नियम हम लोग अप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो कूलाम का नियम वहाँ अप्लीकेबल नहीं है। तो चलो एक पॉइंट, एक बात और है कि ये पॉइंट चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, स्टैटिक अवस्था में होना चाहिए। तो ये भी नहीं कि पॉइंट चार्ज है और ये मूव कर रहा तो कूलाम का नियम यानी कूलम्स लॉ हम लोग लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ को, कूलाम लॉ के लिए यानी कूलम्स लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब ये पॉइंट चार्ज हो यानी बिंदु आवेश हो। दूसरा बात, ये बिंदु आवेश स्थिर होना चाहिए यानी स्टैटिक पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड है। तीसरा, ये पॉइंट चार्ज, तीसरा जो है ये कूलम्स लॉ 10⁻⁻15 मीटर से कम रेंज यानी इस 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर का जो आकार होता है वो एक्चुअल में 10⁻⁻15 मीटर का ही, इससे छोटा ही होता है या उसी 10⁻⁻15 मीटर का ही होता है। तो वहाँ कूलम्बिक फोर्स नहीं लग के न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल लगता है, तो वहाँ भी ये कूलम्स का लॉ वैलिड नहीं है। तो मेनली यही कूलम्स लॉ का लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये रेस्ट चार्ज यानी स्टैटिक चार्ज के लिए, जब चार्ज रेस्ट में हो यानी स्थिर हो तभी ये अप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। इन सब के अलावा भी अगर देखना चाहो तो एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं। जैसे कूलम्स लॉ में जो ये कांस्टेंट का वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। किसी अदर मीडियम के लिए कांस्टेंट का वैल्यू फिसलन नोट होता है, लेकिन जल में या वाटर में इसका वैल्यू सीधा 1/4 पाई फिसलन नोट होता है। मतलब ये हर जगह कूलम्बिक फोर्स में जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है, ये कांस्टेंट का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। ये भी इसका डिमेरिट ही है कि अलग अलग मीडियम के लिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या आता, अलग अलग आता। मतलब हर जगह कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आएगा और मतलब फोर्स अलग अलग आएगा। तो चलो मेनली यही था कूलम्स के लॉ का डिमेरिट। अब हम आते हैं कूलम्स के लॉ का कुछ मेरिट भी है। तो मेरिट यानी इसका कुछ अपना एडवांटेज है। तो एडवांटेज में अगर देखना चाहेंगे तो क्या क्या एडवांटेज है, तो हम एडवांटेज में लिखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो निश्चित रूप से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सिर्फ एक न्यूक्लियर फोर्स से कमज़ोर पड़ जाता है, बाद बाकी और सब फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है यानी एक तरीके का प्रबल बल है, प्रबल फोर्स है। दूसरी बात, ये जो है किसी भी डिस्टेंस के लिए अप्लाई होता है, केवल 10⁻⁻15 मीटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम दूरी के लिए अप्लाई नहीं होता। बाद बाकी कम दूरी हो या अधिक दूरी हो सबके लिए अप्लीकेबल होता। तो ये पहला मेरिट था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है।
दूसरा डिमेरिट है कि ये कम से कम तथा अधिक से अधिक दूरी के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए हम बता दें कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स था, मेरिट बता रहे थे। दूसरा, ये कम से कम तथा अधिक से अधिक दूरी के लिए भी लागू होता, मतलब कम दूरी के साथ साथ अधिक दूरी के लिए भी लागू होता, लेकिन बहुत कम दूरी जैसे 10⁻⁻15 मीटर के लिए या इससे कम दूरी के लिए ये लागू नहीं हो पाता था। दूसरी बात, ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि इसके द्वारा वर्क डन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसके द्वारा किया गया फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये होता है कि इसके द्वारा जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और ये एक तरीके का सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? केंद्रीय बल, इसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब हिंदी में केंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो लगाया गया बल होता है वो केवल एक ही लाइन के अलोंग होता है, केवल एक लाइन के अलोंग, यानी एक ही लाइन के दिशा में होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। और एक चीज़ और हम बता दें कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी फॉलो करता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। दूसरी बात, इस बीच में अगर कोई थर्ड चार्ज हो तो उस थर्ड चार्ज के रहने से भी इस पे, इसके फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स पे असर पड़ेगा, बट कोलम्बिक फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी ये फॉलो करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करता है, जिसके द्वारा वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स। और ये सेंट्रल फोर्स ये केंद्रीय बल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। अब हम बताते हैं कूलम्ब्स लॉ को, यानी कूलम के नियम को वेक्टर फॉर्म में। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर फॉर्म को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक लाइक चार्ज यानी दो समान आवेश के लिए, एक अनलाइक चार्ज यानी दो असमान आवेश के लिए। तो कूलम का नियम सदिश के रूप में, यानी बल एक सदिश राशि है तो बल को सदिश के रूप में लिखा जा सकता है। कूलम का नियम सदिश के रूप में, तो सदिश के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम केवल एक लाइक चार्ज के लिए बता देते हैं, जबकि ये अनलाइक चार्ज के लिए भी, अनलाइक चार्ज के लिए कुछ नहीं, फोर्स का डायरेक्शन केवल क्या होगा, बदल जाएगा। वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हम मानते हैं कि ये दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना R है। तो देखिए यहाँ जो बल लगेगा ये F होगा, और यहाँ भी जो बल लगेगा ये कुछ न कुछ होगा। हम बता दें कि Q1 पे Q2 जितना फोर्स लगाएगा F, और Q2 पर Q1 जितना फोर्स लगाएगा F, ये दोनों इक्वल ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन में उल्टा है। ये इसको इधर धकेलने का काम कर रहा है, ये इसको इधर धकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है। अगर ये अनलाइक चार्ज होता दोनों एक दूसरे के क्या आता, करीब आता, एक दूसरे के करीब आने का कोशिश करता। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग इसमें कुछ चीज़ मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर Q1 एंड Q2 बी द 2 पॉइंट चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज R। फोर्स exerted on Q1 by Q2 is F12 और फोर्स exerted on Q2 by Q1 is F21। हमने ये सब चीज़ मान लिया है। इस पे वेक्टर का डायरेक्शन अगर देना चाहेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना ही है। शुद्ध हिंदी में अगर लिखें तो माना कि F12 क्या, तो F12 हमने क्या माना, तो Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा। F12 क्या है, तो Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित
बल Q2 के द्वारा आरोपित बल, और F21 क्या है? F21 है Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल। तो F21 क्या? तो Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल। अच्छा, एक चीज और, इसमें हम लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर को भी कुछ न कुछ मानना है, तो मानना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। Q1 से Q2 के तरफ जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है, इसको हम R12 वेक्टर मान दें, R12 वेक्टर, या हम चाहे तो R21 वेक्टर ही मान लेते हैं। Q1 से Q2 के तरफ जो वेक्टर जा रहा है, इसको हमने क्या मान लिया? R21 वेक्टर, या नहीं तो हम R12 वेक्टर भी मान सकते हैं। Q1 से Q2 की तरफ जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है, और Q2 से Q1 की तरफ जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर आया, इसको हम R21 वेक्टर मान लेते हैं, R21 वेक्टर। तो हम यहाँ बोल देते हैं कि R21 वेक्टर क्या है। R21 वेक्टर क्या है? तो R21 वेक्टर जो है Q2 से Q1 की ओर मिलाने वाला रेखा सदिश है। Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर मिलाने वाला रेखा सदिश लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है। और ये R12 वेक्टर क्या है? तो R12 वेक्टर जो है, ये R12 वेक्टर Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर मिलाने वाला रेखा सदिश है। इसी में एक R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश निकालना हो, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए, कहीं R21 का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो R21 का यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? तो R21 वेक्टर में मॉड ऑफ R21 वेक्टर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब किसी वेक्टर में उसके परिमाण से अगर विभाजित कर देते हैं, तो उस सदिश का क्या आ जाता है? इकाई सदिश आ जाता है। तो ये सब तो कंसीडर करने वाली बात है, तो आप लोग नोट कर लेना। ये कुछ नहीं, Q2 से Q1 की ओर मिलाने वाला रेखा सदिश था। ये क्या था? तो Q1 से Q2 की ओर मिलाने वाला रेखा सदिश है। R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर, जिस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ भी वही होता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं, हम सबसे पहले कूलम्ब के नियम से फोर्स निकालने का कोशिश करेंगे। तो फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये एयर या वैक्यूम के लिए इतना कांस्टेंट आता ही आता है। दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट का गुणनफल, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स का परिमाण इतना ही होगा। लेकिन Q1 पर लगने वाला बल क्या था? F12 वेक्टर। हमको F1, चूँकि ये मैग्नीट्यूड तो हम पहले भी निकाल लेते थे, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा? F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। कोई पूछेगा अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, F12 का डायरेक्शन कौन सा वेक्टर दिखा रहा है? R21 वेक्टर या R12 वेक्टर? तो ऑब्वियस है कि R21 वेक्टर इसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो R21 वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ? एक तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, दूसरी बात इसको डायरेक्शन दे दिया।
अगर ये R21 वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते तो इसका मैग्नीट्यूड बदल जाता, जो कि गलत हो जाता। लेकिन यूनिट वेक्टर का खास बात क्या है कि इसका डायरेक्शन भी बता देता और इसका मैग्नीट्यूड भी, यानी इसका परिमाण भी नहीं बदलता, इसलिए हमने R21 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप चाहो तो इसको अगले स्टेप में और भी लिख सकते हो। जैसे R21 वेक्टर क्या होता था, तो जिस वेक्टर में R21 वेक्टर ये यूनिट वेक्टर था, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर लेने का काम करते हैं। एक बात और, किसी भी वेक्टर का जो मॉड है, चाहे वो R21 वेक्टर हो या R12 वेक्टर हो, उसका मॉड कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R था तो R ही होगा। यहाँ भी R को हम मॉड ऑफ R21 वेक्टर लिख सकते हैं। चूँकि सिंपल R था तो मॉड ऑफ R21 वेक्टर लिख दिए और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब सबको एक साथ लिखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल क्यूब इंटू मॉड ऑफ R21 वेक्टर। ये F12 वेक्टर आया। ये क्या हुआ, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2 2 के द्वारा लगाया गया बल है। अब देखो F12 वेक्टर अगर निकालना हो, सॉरी 1 2 निकाल चुके हैं, F21 वेक्टर निकालना हो तो F21 वेक्टर कैसे, तो उसका भी मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा तो हम आराम से लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका इस फोर्स का डायरेक्शन कौन इंडिकेट कर रहा है, ये वेक्टर। तो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले, नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही लगेगा जितना इस पे लग रहा था, जितना सिंपल हाँ Q1 पे लग रहा था उतने Q2 पे लगेगा। तो इसलिए R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर ना पड़े। अब फिर से इसकी यूनिट वेक्टर को हम देखो कैसे लिखते हैं, R12 वेक्टर किसी भी वेक्टर में उसके मॉड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर होता है। और आपको पता था कि मॉड ऑफ R21 वेक्टर R है, तो अब यह से R12 वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस तो नहीं होगा। तो पुनः हम R12 वेक्टर को R लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर था तो हम बगल में लिख देते हैं। सिंस R12 वेक्टर का जो मॉड है ये किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। अब एक बात और, इसको सही से लिखेंगे तो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर का ये होल क्यूब और ये R12 वेक्टर, ये क्या हो गया F21 वेक्टर। आज कोई बोलेगा कूलॉम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा हुआ। देखो अभी थोड़ा देर पहले हम मेरिट्स ऑफ द कूलम्स लॉ बता रहे थे, उसमें 2-3 बात हम बताए थे, हालांकि उसमें तो कई बात बताए थे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये जो है कूलम्स लॉ के ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। उसके अलावा भी 2-3 मेरिट और बताए थे। तो देखो ये क्या था कि सेंट्रल फोर्स को प्रूव कहेगा, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या फ़ायदा या एडवांटेज ऑफ कूलम्स लॉ बताओ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये है, ये बताता है कि एक सेंट्रल फोर्स है। कोई कहेगा कैसे बताता कि एक सेंट्रल फोर्स है, उसको भी हम आगे आते हैं तो प्रूव कर देंगे। तो और ये एक सेंट्रल फोर्स है, इस बात का प्रमाण देता है। दूसरा बात ये भी प्रूव करता है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये 2 मेरिट्स है वेक्टर फॉर्म में लिखने का। F12 क्या, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 1/2, F21 क्या, फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2/1। अब हम देखते हैं, कोई कहेगा ये सेंट्रल फोर्स है, इस बात को आप कैसे कहते हो। तो देखो हम कैसे कहते हैं, यहीं से चलते हैं। देखो F21 वेक्टर लेते हैं, तो F21 वेक्टर हमने जो बताया है ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 था, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर का होल क्यूब, ये R12 वेक्टर। देखो ये सेंट्रल फोर्स कैसे, इस बात को हम प्रूव कर दे रहे हैं।
देखो ये R12 वेक्टर जो है और R21 वेक्टर में क्या अंतर, R12 वेक्टर Q1 से Q2 जा रहा है और R21 वेक्टर Q2 से Q1 का आ रहा है, दोनों में केवल डायरेक्शन का फर्क है। तो R12 वेक्टर का जस्ट उल्टा R21 वेक्टर, मतलब R12 वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ R21 वेक्टर। और हम एक बात बता दें, जितना मॉड ऑफ R12 वेक्टर आया उतने मॉड ऑफ R21 वेक्टर आएगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, R के बराबर था। तो देखो अगर हम इसी को अगले स्टेप में इस तरीके से लिख लें, ये मॉड ऑफ R12 वेक्टर को मॉड ऑफ R21 वेक्टर अगर हम लिख दें तो कोई दिक्कत, और R12 वेक्टर को हम निगेटिव ऑफ R21 वेक्टर लिख लें, ये भी कोई दिक्कत। अगर इसको एक साथ हम लिखें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और ये मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल क्यू, ये R21 वेक्टर। और इसको आप गौर से देखो, यही F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, यही F12 वेक्टर का क्या था, मैग्नीट्यूड था। आप गौर से देखो F12 वेक्टर का वैल्यू यही था। ये कहीं न कहीं बताता है कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2, देखो क्या बताता है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 by Q1 is equal to force exerted on Q1 by Q2, but it is opposite in direction। देखो Q2 पर जो फोर्स लग रहा था इस साइड और Q1 पर जो फोर्स लग रहा था इस साइड, ये तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1, देखो फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 by Q2 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2। अच्छा देखो ये 21 था, F21 था, ये क्या था, F21 था और ये F12 था। फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 बाई Q2। हाँ, लेकिन निगेटिव का साइन क्या बताता, निगेटिव का साइन केवल ये बताता कि अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब F21 का जो डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन है F12 का, दोनों का डायरेक्शन केवल क्या है, उल्टा। अच्छा डायरेक्शन उल्टा होने से क्या होता है, ये तो लगेगा एक लाइन के अलोंग ही, तो कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि ये किसी एक लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है। अगर कोई फोर्स एक लाइन के अलोंग यानी एक रेखा पे लग रहा हो तो वो निश्चित रूप से सेंट्रल फोर्स है, तो कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट करता है ये एक सेंट्रल फोर्स है। दूसरा बात, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी फॉलो करता है। देखो कैसे, फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q2 by Q1 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 by Q2 बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यही बात तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता था Q1 पे जो फोर्स लगता था Q2 के द्वारा उतना ही Q2 पर लगेगा Q1 के द्वारा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। एवरी एक्शंस हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता। इसी तरीके से हम लाइक चार्ज के लिए जिस तरीके से हमने निकाला है इक्वेशन लिखा है, तो हम अनलाइक चार्ज के लिए भी लिख देंगे। अनलाइक चार्ज के लिए केवल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वहाँ रिपल्सिव फोर्स लगता था, तो ये F12 और ये F21 हो जाएगा। तो इसका हम लोग लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर कंसीडर करके उसके बाद जिस फोर्स का डायरेक्शन जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर इंडिकेट कराता होगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिखें। कुछ नहीं, उसमें भी बस दो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस वगैरह कुछ मान के अपना बना देंगे। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।